वेलकम टू महेश जी की बायोलॉजी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं C4 पाथवे के बारे में, जिसका एक और नाम है हैच एंड स्लेक पाथवे। ठीक है, इसको C4 पाथवे क्यों बोलते हैं, इसको हैच एंड स्लेक पाथवे क्यों बोलते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर C4 पाथवे, आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि यहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, मोस्टली अकर्स इन मोनोकोट्स। C4 पाथवे जो होता है मोस्टली कहां पर होता है, मोनोकोट्स में होता है। अगला लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसके पास 4 कार्बन होते हैं। तो C4 पाथवे में पहली बार जो स्टेबल कंपाउंड बनता है उसके पास 4 कार्बन होते हैं, इसी वजह से हम इसे C4 पाथवे बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी हैच और स्लेक नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसी वजह से हम इसको एक और नाम देते हैं हैच एंड स्लेक पाथवे। द प्लांट इन विच C4 पाथवे अकर्स नोन एज C4 प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें C4 पाथवे चलता है उन प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, C4 प्लांट्स। और वो कौन होते हैं, मोस्टली मोनोकोट। एक और बात देखो, C4 पाथवे में क्या होगा, केल्विन साइकिल तो चलेगा, लेकिन यहां पर केल्विन साइकिल से पहले एक्स्ट्रा पाथवे चलता है, इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया है, C4 पाथवे। कुछ प्लांट होते हैं जिनमें केवल केल्विन साइकिल या C3 साइकिल से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, उन प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, C3 प्लांट्स। ठीक है, तो C3 प्लांट्स के एग्जांपल हो जाएंगे मोस्टली डाइकोट। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट के यहां पर हम कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। ये क्या होते हैं, मोस्टली मोनोकोट होते हैं, जो हमने समझा। इन प्लांट में एक यूनिक फीचर मिलेगा जिसका नाम है क्रेंज एनाटोमी, और ये कहां पर मिलेगी, लीव्स में। C4 प्लांट्स के या मोस्टली मोनोकोट प्लांट की लीव्स में क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट होती है। समझेंगे क्रेंज एनाटोमी क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज क्रेंज एनाटोमी? द कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स इज कॉल्ड क्रेंज एनाटोमी। इट इज यूनिक फीचर ऑफ C4 प्लांट। देखिए, यह है वेस्कुलर बंडल, जो कि किसका बना होता है, जाइलम और फ्लोएम का। ठीक है, इस वेस्कुलर बंडल को चारों तरफ से बंडल शीथ सेल्स कवर किए हुए रहती है, या यूं बोलें ऐसी सेल्स जो वेस्कुलर बंडल को कवर करती है उनको हमने क्या नाम दिया है, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, अब इसी सेंटर पर बंडल शीथ सेल को कवर किए हुए रहेगी कौन, मेसोफिल सेल। मतलब वेस्कुलर बंडल, बंडल शीथ सेल, मेसोफिल सेल, तीनों के जो एक ही सेंटर पर प्रेजेंट हो तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्रेंज एनाटोमी। द कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ बंडल शीथ सेल एंड मेसोफिल सेल इज कॉल्ड क्रेंज एनाटोमी। देखो, वेस्कुलर बंडल को कौन कवर कर रहा है, बंडल शीथ सेल, और उसी सेंटर पर कौन है, मेसोफिल सेल। तो इस तरह की एनाटोमी को हमने नाम दिया है क्रेंज एनाटोमी, और ये मिलेगी मोस्टली मोनोकोट की लीव्स में। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर पढ़ रहे हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ C4 प्लांट्स। अब देखो, बोथ बंडल शीथ सेल एंड मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट। ये एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया। देखो, जनरली हम बोलते हैं मेसोफिल सेल में ही क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन C4 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बंडल शीथ सेल में भी क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्योंकि कुछ क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं कहां पर, बंडल शीथ सेल में, और कुछ मिल रहे हैं मेसोफिल सेल में। जो मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे वो कैसे होंगे, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रेनल मतलब वहां पर इस तरह से थाइलेकोइड एक ग्रुपिंग फॉर्म में मिलेंगे और ग्रेना बनाएंगे, तो यहां पर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, जबकि बंडल शीथ सेल में अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, जो हम आगे समझेंगे अभी। देखिए, मैंने बोला मेसोफिल सेल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। अगर यहां पर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी चलेगा और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी चलेगा। कुल मिलाकर ये जनरल तरीके से यहां पर काम होगा। सबसे बड़ा फीचर आ गया कि जनरली जो रूबिस्को नाम का एंजाइम होता है वो मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में ही मिलता है, लेकिन C4 प्लांट की मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को एब्सेंट होगा। ये याद रखना है, C4 प्लांट की मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को नाम का एंजाइम एब्सेंट होगा। ये क्या करवाता है, केल्विन साइकिल चलवाता है, जो कि मेसोफिल सेल में
एब्सेंट होगा, इसका मतलब केल्विन साइकिल मीजोफिल सेल में नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। बंडल शीथ सेल में अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। यहाँ पर ग्रेनल लिखा हुआ है, गलत हो गया है, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। अग्रेनल मतलब थाइलेकोइड मिलेंगे, लेकिन वो ग्रुपिंग फॉर्म में नहीं मिलेंगे, सिंगल सिंगल फॉर्म में मिलेंगे। और हमें पता है कि अगर थाइलेकोइड सिंगल है तो यहाँ पर केवल फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होगा, और अगर फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही चलेगा। तो ग्रेनल में चलेगा साइक्लिक प्लस नॉन साइक्लिक, जबकि बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में केवल अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब यहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही चलेगा। अब आती है बड़ी बात, यूनिक, कि ये रूबिस को कहां पर मिलना चाहिए था? बंडल शीथ सेल के, सॉरी गलत बोल दिया, रूबिस को कहां पर मिलना चाहिए था? मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन वहां नहीं मिलकर ये कहां पर मिल रहा है? बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। इसका मतलब केल्विन साइकिल या C3 साइकिल बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में चलेगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ स्पेशल नोट आए हैं इसी से रिलेटेड। इन बंडल शीथ सेल नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। देखिए ये बंडल शीथ सेल्स हैं तो इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। वॉल ऑफ बंडल शीथ सेल थिक एंड इम्परवियस, मतलब इम्परमिएबल फॉर एनी गैसेस। बंडल शीथ सेल की वॉल मोटी होती है, थिक होती है, और किसी भी गैस के लिए इम्परमिएबल होती है। मतलब ना तो वहां पर CO2 जा सकती है, ना O2 जा सकती है, ना आ सकती है, ना जा सकती है। बढ़ते आगे। अगला लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? नंबर में ज्यादा होंगे। अगला लिखा हुआ है व्हीट, राइस, बार्ले, ये सब क्या है? मोनोकोट है। और मैंने बोला था कि मोनोकोट में क्या चलता है? C4 पाथवे। लेकिन ये ऐसे मोनोकोट हैं, कौन कौन? व्हीट, राइस, बार्ले, जिनमें C4 पाथवे ना चलकर केवल C3 पाथवे ही चलता है। तो हम इनको C4 प्लांट ना बोलकर क्या बोलेंगे? C3 प्लांट्स। ठीक है। एक आ रही है डाइमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन C4 प्लांट। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि दो तरह के क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। कुछ मिलेंगे बंडल शीथ सेल में जो कि होंगे अग्रेनल, कुछ मिलेंगे कहां पर? मीजोफिल सेल में, जो कैसे होंगे? ग्रेनल। मतलब यहां पर क्लोरोप्लास्ट डाइमोर्फिक नेचर शो करेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछा जाता है डाइमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन C4 प्लांट, हमारा आंसर क्या होगा? C4 प्लांट। डाइमोर्फिक का मतलब क्या हो गया? कुछ क्लोरोप्लास्ट अग्रेनल होंगे, कुछ क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल होंगे। अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे हमें बंडल शीथ सेल में, और ग्रेनल मिलेंगे मीजोफिल सेल में। बढ़ते हैं आगे। अब हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ C4 पाथवे या मैकेनिज्म ऑफ हैच एंड स्लेक पाथवे। ठीक है, समझेंगे यहां पर। यह है मीजोफिल सेल जो हमें दिखाई दे रही है, ये मीजोफिल सेल, और यह है बंडल शीथ सेल। और इसके बाद यहां पर कौन है? वेस्कुलर बंडल, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। सबसे पहले कौन आ रहा है? मीजोफिल सेल। ये हमें क्या दिख रहा है? एटमॉस्फेरिक CO2। ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर CO2 है। ये पूरा बंडल शीथ सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म में क्या अवेलेबल है? 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल जिसका नाम है PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। 3 कार्बन वाला मोलिक्यूल प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर से कौन आएगा? CO2 आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्केज नाम का एंजाइम, पेप्केज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में PEP 3 कार्बन वाले मोलिक्यूल और CO2, इन दोनों की हो जाएगी रिएक्शन, जिससे बन जाएगा 4 कार्बन वाला मोलिक्यूल, स्टेबल मोलिक्यूल, जिसका नाम होगा OAA, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहां पर हमने देखा जब पहली बार कार्बोक्सिलेशन हुआ और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना जो कि 4 कार्बन वाला था, इसी वजह से हमने इस पाथवे को क्या नाम दिया है? C4 पाथवे बन गया, OAA बन गया। अब देखिए OAA का यहां पर हो जाएगा रिडक्शन। NADPH2 अपना हाइड्रोजन OAA को दे देगा और OAA का रिडक्शन होकर OAA कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। बन गया। तो यहां पर क्या हुआ? NADPH2 ने अपना हाइड्रोजन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को दिया, जिससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का हो गया रिडक्शन, और ये रिड्यूस होकर क्या बना लेगा? 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड। नाउ मैलिक एसिड एंटर इनटू द बंडल शीथ सेल। अब ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहां पर? बंडल शीथ सेल में। और जैसे ही ये बंडल शीथ सेल में जाएगा, इसका हो जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन और साथ में ऑक्सीडेशन। 2 चीजें होंगी इसके साथ, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन।
मतलब मैलिक एसिड में से CO2 रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर, डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे इसको। इसमें से हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। निकलने वाले हाइड्रोजन को कौन ले लेगा? NADP, जिससे NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैलिक एसिड का हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन, जिससे मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में से CO2 रिलीज हुआ है, तो इसका मतलब जो पायरुविक एसिड बनेगा वो कितने कार्बन वाला होगा? 3 कार्बन वाला। अब आती है रोचक बात, जो CO2 रिलीज हुई है, ये CO2 एंटर कर जाएगी बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में, और यहाँ का क्लोरोप्लास्ट कैसा है? अग्रेनल, मतलब यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होता है, केवल यहाँ पर क्या चल रहा है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और एक और रोचक बात कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम कहाँ पर है? बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। तो जैसे ही CO2 बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में जाएगी और रूबिस्को नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या चलेगा? केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, जिसको हमने पिछली क्लास में समझा था। और C3 साइकिल या केल्विन साइकिल चलेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और यही हमें बनाना था। अब देखिए, ये सब कुछ हो गया। पायरुविक एसिड एंटर इनटू द मीसोफिल सेल। ये जो बनने वाला पायरुविक एसिड था, ये वापस एंटर कर जाएगा मीसोफिल सेल में। मीसोफिल सेल में जाएगा तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? PEP में। अब यहाँ पर आती है एक बड़ी बात, पायरुविक एसिड, इसका नाम ही क्या है? पायरुविक एसिड, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, मतलब इसके पास क्या जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर एक ATP खर्च होगा, एक ATP में से 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होंगे, जिससे ATP कन्वर्ट हो जाएगा AMP में, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, मतलब मीसोफिल सेल में वापस PEP बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रीजनरेशन। तो हमने देखा यहाँ पर पूरा पाथवे। अब देखिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर केल्विन साइकिल चला, केल्विन साइकिल में हमें पता है 6 बार चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हर मॉलिक्यूल को हम क्या करते चले जाएंगे? 6 करते जाएंगे। जब हमने केल्विन साइकिल को 6 बार चलाया तो 18 ATP खर्च होंगे, साथ में 12 NADPH2 यहाँ पर खर्च होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि 6 पायरुविक एसिड कन्वर्ट होंगे 6 PEP में, तो यहाँ पर भी हमें कितने ATP चाहिए? 6 ATP। लेकिन यहाँ पर 6 ATP चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 ATP में से 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहे हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर कितने ATP खर्च किए हैं? टोटल खर्च तो हम 6 कर रहे हैं, लेकिन उनको कैलकुलेट कितना करेंगे? 12 ATP। जब, अब इसको समझेंगे, जब एक ATP में से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है तो एक ATP के बराबर काम करता है, लेकिन जब एक ही ATP में से 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होते हैं तो एक ATP 2 ATP के इक्वल काम करता है। तो अगर मैं यूं बोलूं कि 6 ATP में से 12 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुए तो 6 ATP ने 12 ATP के इक्वल काम किया। ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमने C4 पाथवे को 6 बार चलाया, तो यहाँ पर 18 ATP यहाँ पर खर्च हुए, 12 ATP यहाँ खर्च हुए, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए C4 पाथवे में टोटल 30 ATP खर्च होते हैं। और कितने NADPH2 खर्च होते हैं? 12 NADPH2। बाकी का हम समझेंगे कि C4 पाथवे को क्या बोला जाता है, या C4 प्लांट को बोला जाता है फोटोसिंथेटिकली हाईली एफिशिएंट प्लांट, और यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन के चांस नहीं होते। तो इसको समझने के लिए हम वेट करेंगे अगली क्लास के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल महेश जी की बायोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।